हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सप्लाई। सप्लाई क्या होता है? सप्लाई जस्ट डिमांड का अपोजिट है। डिमांड में हमने क्या पढ़ा था कि अगर प्राइस बढ़ता है तो क्या होगा, डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। और अगर आपकी प्राइस कम हो रही है तो डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ जस्ट उल्टा है, क्योंकि वहाँ पर हम बायर की नज़र से देख रहे थे। हाँ, यहाँ हम क्या करेंगे, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्योंकि सेलर तो क्या चाहेगा, जब उसकी प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा हो तभी वो सेल करना चाहेगा। क्योंकि अगर देखिए उसकी प्राइस ज़्यादा होगी तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका कम हो। क्योंकि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो अगर या तो आपका कॉस्ट कम हो जाए या आपका जो प्राइस है वो ज़्यादा हो जाए, तभी वो क्या करना चाहेगा, अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहेगा। तो डिमांड में जैसे नेगेटिव रिलेशन था, सप्लाई में क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। अगर प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और प्राइस कम हो रही है तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सप्लाई रेफर द अमाउंट ऑफ कमोडिटी। अब देखिए, उसमें भी तीन चीज़ें जरूरी थी, यहाँ दो चीज़ें जरूरी, एबल टू सेल एंड विलिंग टू सेल। एबल टू सेल का मतलब ये है कि जब तक सप्लायर के पास स्टॉक नहीं होगा वो कैसे सेल करेगा। तो डिपेंड, स्टॉक पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे पास किसी चीज़ का स्टॉक है तो मैं उसको क्या करूँगी, मार्केट में सेल करूँगी, वरना कहाँ से लाऊंगी। तो अगर उसके पास स्टॉक होगा तो वो एबल होगा। उसके बाद विलिंग टू सेल क्या होगा, विलिंग टू सेल का मतलब ये कि उसको जैसी उसको प्राइस चाहिए ना, एटलीस्ट उस प्राइस में तो मिले। अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, विलिंग, उसकी इच्छा होगी सेल करने की। तो इसलिए क्या है, ये दो चीज़ें होनी चाहिए, एबल टू सेल और विलिंग टू सेल। अब देखिए कुछ फैक्टर्स है, जैसे अपन ने वहाँ पर भी पढ़े थे, प्राइस वगैरह, इनकम वगैरह, उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस वगैरह। तो ऐसे यहाँ पर भी कुछ फैक्टर्स है। वो क्या है, देखिए पहले प्राइस। अब बताना है रिलेशन कैसा है। प्राइस में मैंने बताया कि प्राइस बढ़ रही है तो क्या होगा, आपका सप्लाई भी बढ़ेगी, और प्राइस कम हो जाएगी तो सप्लाई भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो डायरेक्ट रिलेशन है। तो आप किसके सामने लिखेंगे, डायरेक्ट रिलेशन। उसके बाद स्टॉक देखिए, स्टॉक में क्या होगा, सोचिए। देखिए स्टॉक में क्या होगा, अगर मेरे पास स्टॉक ज़्यादा होगा तो मैं ज़्यादा सप्लाई कर पाऊंगा, और स्टॉक कम होगा तो कम सप्लाई कर पाऊंगा। तो स्टॉक से भी क्या होगा, आपका डायरेक्ट रिलेशन होगा। देन उसके बाद देखिए टाइम। अब टाइम कैसे, देखिए टाइम में दो चीज़ें चलती है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। अगर देखिए मान लीजिए कोई मुझसे कहे कि मुझे एक दिन के अंदर 15 पेंटिंग बना के देनी है, तो अब एक दिन में 15 पेंटिंग तो मुश्किल है। तो शॉर्ट रन में क्या होगा, सप्लाई नेगेटिव होती है, मतलब कि लेस होती है। लेकिन अगर मान लीजिए वही मुझसे कहे कि मुझे 15 दिन में 15 पेंटिंग चाहिए, तो ठीक है, मैं हो सकता है। तो लॉन्ग रन में मतलब कि 15 दिन या 1 महीना 2 महीना मान लीजिए, या ज़्यादा पेंटिंग है, तो वो क्या होगा, अगर मुझे टाइम ज़्यादा मिल रहा है तो मैं सप्लाई ज़्यादा दे पाऊंगा। तो यही चीज़ें लॉन्ग रन में क्या होता है, लेस होती है, और अगर लॉन्ग रन में क्या होता है, मोर होती है, और जो शॉर्ट रन होता है उसमें लेस होती है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, देखिए अगर नेचुरल रिसोर्सेज मुझे ईजीली मिल रहे हैं तो मैं क्या होगा, ज़्यादा सप्लाई कर पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे नहीं मिल रहे हैं, या मुझे प्रॉब्लम है, या ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं, या तो फिर क्या होगा, तो मैं सप्लाई कम कर पाऊंगा। तो इसमें भी क्या होता है, अगर मेरे फेवर में है तो ज़्यादा, नहीं है तो कम। उसके बाद प्रोडक्शन क्या होगा, अगर मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रही है, कम आ रही है, तो मैं ज़्यादा सप्लाई करूँगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रही है, तो क्या होगा, कम सप्लाई करूँगा। वेदर कंडीशंस अगर मेरे फेवर में है तो मैं ज़्यादा सप्लाई करूँगा, नहीं है तो नहीं करूँगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी यही है। अगर इसमें प्रोडक्शन में आप प्रोडक्शन ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो ले सकते हैं। टेक्निक्स क्या है, देखिए अगर टेक्निक्स अच्छी टेक्निक्स है जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मॉडर्न टेक्निक से, तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ओल्ड टेक्निक से, पुराने टेक्निक से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो फिर क्या होगा, सप्लाई कम होगी। टैक्सेशन पॉलिसी, अगर मेरे फेवर में सेम वही चलेगा। अगर मेरे फेवर में, मेरे बजट में मैं दे सकता हूँ इतना, तो अगर मेरे प्राइस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ज़्यादा होगी सप्लाई। और अगर टैक्सेशन कम है तो कम होगी। ट्रेड पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉनेटरी पॉलिसी, तीनों में भी सेम यही चीज़ है। अगर मेरे फेवर में तो सप्लाई ज़्यादा, और फेवर में नहीं है तो सप्लाई कम। अब देखिए, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट डेट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। यस, आपने वहाँ पर भी तो यही पढ़ा था डिमांड में कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, क्या रखना है उसको, सेट ऑफ वेरिएबल्स बोलते हैं कि सारी चीज़ें क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। सिर्फ प्राइस और वहाँ डिमांड का देखा था, यहाँ प्राइस और सप्लाई का देखेंगे कि तो वहाँ क्या था, नेगेटिव रिलेशन था, यहाँ क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। अगर प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस कम हो रही है तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। देखिए, तो इसका डिमांड आपको बता रखा है। देखिए
डिमांड कर्व क्या होता है, वहां पर तो क्या था, ऐसा था नेगेटिव स्लोप, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। तो देखिए बिटवीन द लॉ, अब ये किसने दिया था, ये दिया था डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने। अब देखिए इसके कुछ फीचर्स है, क्या होगा, स्लोप अपवर्ड लेफ्ट टू राइट होगा, यस वो क्या था, राइट टू लेफ्ट था, ये क्या लेफ्ट टू राइट ऊपर की तरफ होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा, स्ट्रेट लाइन, और वहां पर भी वही था, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, फ्री हैंड, ये भी स्ट्रेट लाइन और फ्री हैंड हो सकता है। अब देखिए वहां पर भी छोटे छोटे लेटरल समीशन पढ़ा था अपन ने कि छोटे छोटे मतलब एक एक इंडिविजुअल अगर जो डिमांड कर्व था तो उन सबको मिला के जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, आपका मार्केट डिमांड कर्व आ रहा था। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि छोटे छोटे या इंडिविजुअल के जो सप्लाई कर्व है उन सबको क्या करेंगे, टोटलिंग जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मार्केट सप्लाई कर्व आ जाएगा। सेम वही प्रोसेस चलेगा। देखिए इसका एक डायग्राम भी होगा, ये देखिए ये पूरा है डायरेक्ट रिलेशनशिप वगैरह जो मैंने पढ़ाया। ये देखिए ऐसे सारे अगर मैं सबको जोड़ दूँ, सबको जोड़ने के बाद क्या होगा, तो मेरा एक जो मार्केट सप्लाई कर्व है वो आ जाएगा। मार्केट सप्लाई, मार्केट डिमांड भी क्या होती है, मार्केट डिमांड भी तो सेम यही थी कि अगर इंडिविजुअल की डिमांड कर्व को जोड़ दिया जाए तो वैसे ही है। तो सेम इसमें भी यही चलेगा कि सप्लाई कर्व को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, आपका पूरा मार्केट आ जाएगा। अब देखिए इंक्रीज और डिक्रीज कब होता है और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है। देखिए हमने पढ़ा था डिमांड में क्या पढ़ा था हमने, अगर अदर्स फैक्टर्स चेंज होते हैं तो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, लेकिन अगर डेट कमोडिटी सेम कमोडिटी की प्राइस में चेंज होगा तो आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, क्वांटिटी सप्लाइड, वहाँ क्वांटिटी डिमांड था और क्या होगा, वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा अलोंग द सेम कर्व। इसमें शिफ्ट होता है जब अगर अदर थिंग्स की वजह से अगर प्राइस में चेंज होता है तो उसको क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है। लेकिन अगर सेम प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज हो रहा है तो एक तो आप क्वांटिटी डिमांड या क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी वर्ड यूज करेंगे और उसके अलावा क्या होगा, अलोंग द सेम कर्व पे क्या होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा, यानी कि एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। देखिए अब कैसे होगा, ये देखिए फर्स्ट वाले में देखिए इंक्रीज में क्या हो रहा है, पहले पी था, पी से क्यू था, फिर क्या हुआ, पी प्राइस था और क्वांटिटी था, लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ गया तो आपका डिमांड कर्व क्या हुआ, इधर की साइड, आपका जो सप्लाई कर्व है वो इधर की साइड शिफ्ट हो गया, यानी कि राइट साइड शिफ्ट हो गया। राइट साइड शिफ्ट होते क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये क्या हो रहा है, जब प्राइस में चेंज हो रहा है तो अब यहाँ अदर थिंग्स के कारण हो रहा है, जैसे इनकम हो गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस वगैरह, जो अदर चीजें थी ना उनके कारण अगर चेंज होता है तो आप उसको क्या लिखते हो, इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये क्या हो रहा है, शिफ्ट होता है इसमें, तो आपका क्या हुआ, जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो गया। ऐसे ही डिक्रीज में देखिए पहले प्राइस था पी, क्वांटिटी थी क्यू, लेकिन जैसे ही प्राइस क्या हुआ, कम हो गया, इंक्रीज होने पे प्राइस, इंक्रीज होने पे इंक्रीज, लेकिन प्राइस जैसे ही कम हो गया तो आपका क्या हुआ, जो सप्लाई कर्व है वो किधर, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। लेफ्ट साइड शिफ्ट होने यानी कि मतलब है कि वो डिक्रीज हो गया। तो ये क्या है, जब भी अदर फैक्टर्स के कारण कोई प्राइस में चेंज आएगा तो आप इंक्रीज और डिक्रीज शिफ्ट होएगा फिर आपका सप्लाई का। सेम ऐसे ही देखिए अब आता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए अगर मान लीजिए पहले प्राइस थी पी और सप्लाई क्वांटिटी थी आपकी क्यू, लेकिन जैसे प्राइस में बढ़ गई, प्राइस बढ़ते ही क्या होगा, अब यहाँ तो डायरेक्ट रिलेशन है ना, तो प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ते क्या हुआ, आपका सेम डिमांड कर्व पे आप ऊपर की ओर चल गए, तो यानी कि आपका एक्सपेंशन हो गया। देखिए मैंने डिमांड का मैंने सप्लाई का चेंज नहीं किया है, मैंने सप्लाई का वही रखा है, लेकिन आप क्या हुआ, ऊपर की ओर ऊपर की ओर क्या हो गया, आप अपवर्ड हो गए। जैसे इसमें है देखिए कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, पहले प्राइस था, क्वांटिटी P1 हुआ, जैसे ही प्राइस कम हुआ, प्राइस कम हुआ तो आप उसी सप्लाई कर्व पे नीचे की ओर आ गए, यानी कि डाउनवर्ड हो गए। तो ये क्या है, ये सब आपके ये बता रहा है कि इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है, डाउनवर्ड, और मूवमेंट क्या होता है, अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। देखिए इंक्रीज में क्या कह रहा है, इंक्रीज इन सप्लाई टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फैक्टर अदर देन प्राइस, ये चेंज क्या होगा, अदर देन प्राइस होगा, वाइल प्राइस रिमेन कांस्टेंट, वरना अपन तो अदर चीजें क्या होती है, सारी चीजें कांस्टेंट लेते हैं। अब देखिए डिक्रीज में क्या होगा, डिक्रीज इन सप्लाई टेक प्लेस रिजल्ट ऑफ द अदर फैक्टर्स के कारण चेंज होगा। तो अदर फैक्टर्स के कारण जब भी चेंज होता है तो आपका सप्लाई या डिमांड तो दोनों क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होने के बाद क्या होता है, उनको बोला जाता है इंक्रीज या डिक्रीज। अगर राइट साइड शिफ्ट हुआ है तो उसको इंक्रीज बोला जाएगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ है तो उसको क्या बोला जाएगा,
उसको डिक्रीज बोला जाएगा। उसके बाद एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपेंशन में एक तो क्वांटिटी वर्ड यूज किया जाता है, इसमें डेट कमोडिटी उसकी खुद की जैसे मान लीजिए ये पेन है, तो पेन है तो इसकी खुद की प्राइस में चेंज होगा, तो इसकी खुद की प्राइस में चेंज होने से इसकी खुद की डिमांड में जो चेंज होगा ना, तो सेम की में जब चेंज होता है ना, तो आप क्वांटिटी डिमांड या सप्लाई वर्ड यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। सेम सप्लाई या डिमांड कर्व पे आपका जो कर्व है वो सेम ही रहेगा, लेकिन आप वर्ड डाउनवर्ड या अपवर्ड स्लोप हो सकते हो। देखिए, प्राइस इन द क्वांटिटी सप्लाई टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, यस। अपवर्ड मूवमेंट होगा अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, यस। इधर क्या होगा, फॉल इन द क्वांटिटी सप्लाई टेक प्लेस इन द रिजल्ट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस, और डाउनवर्ड मूवमेंट होगा अलोंग द सेम कर्व। चलिए अब आते हैं इसके कुछ अजम्पशन से। अजम्पशंस में क्या कहता है, देखिए, नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यस। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज हो गया तो क्या होगा, तो फिर सप्लाई में भी चेंज होगा। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल देखिए, ये रहा, पहले प्राइस थी 10 रुपये, तो कॉस्ट आ रही थी 5 रुपये और प्रॉफिट आ रहा था 5 रुपये, दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर प्राइस कम हो गया, अब देखिए प्राइस कम हो गया तो मुझे सप्लाई नहीं करना चाहिए ना, यही होता है कि अगर प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई कम। लेकिन देखिए प्राइस कम होने से क्या हुआ, कॉस्ट भी कम हो गई भाई। इसकी कॉस्ट पहले 5 रुपये थी, अब 3 रुपये हो गए, तो प्रॉफिट तो 6 रुपये बढ़ गया। तो मैं क्या करूंगी, ये अजम्पशन से कि मेरी प्राइस कम हो रही फिर भी मैं क्या करूंगी, मेरी सप्लाई को बढ़ा दूंगी। चलिए अगला, उसके बाद बोलता है नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, यस। अगर आपकी टेक्नोलॉजी में भी चेंज हो रहा है तो सेम वही है, टेक्नोलॉजी में चेंज होते ही क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो मैं प्राइस कम हो गया कुछ भी होगा तो भी क्या करूंगी, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा तो मैं सप्लाई ज़्यादा कर दूंगी, तो ये भी अजम्पशन है। उसके बाद आता है नॉर्मल वेदर। अब देखिए वेदर कंडीशन कैसे होगा, मान लीजिए बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आ गई तो लोग परेशान हैं, उनको खाने को नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी प्रोड्यूसर होगा वो क्या कर रहा है, उसकी प्राइस नहीं है लेकिन फिर भी वो सप्लाई ज़्यादा दे रहा है, उसको प्रॉफिट नहीं है लेकिन वो लोगों की मदद करने के लिए क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। तो यही है, प्राइस नहीं बढ़ रहा है फिर भी क्या कर रहा है, सप्लाई को बढ़ा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, नो चेंज इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, यस। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का भी सेम यही है कि अगर मान लीजिए आपकी फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गई, आपने टेक्नोलॉजी या कुछ अपडेट कर लिया तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो सेम वही है। उसके बाद नो चेंज इन द नेचुरल रिसोर्सेज अमाउंट ऑफ, अब देखिए मान लीजिए रॉ मटेरियल है कोई मेरे प्रोडक्शन के लिए, अब नो मटेरियल में पहले मुझे 10 रुपये मिल रहा था, मुझे 9 रुपये में मिल रहा है, तो 9 रुपये में मिल रहा है तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो सेम वही चीज़ है, तो अमाउंट में चेंज नहीं होना चाहिए, पहले 10 रुपये का तो अभी भी 10 रुपये का मिलना चाहिए। नो चेंज इन द टैक्सेशन पॉलिसी, यस। टैक्सेशन पॉलिसी कैसे होगा, देखिए ये देखिए, मान लीजिए मेरा वही प्राइस 10 रुपये, मेरी कॉस्ट 5 रुपये आ रही थी, प्रॉफिट आ रहा था 5, अब मैं उसका 50% पहले टैक्स में दे रही थी, तो मेरे पास 5 रुपये का 2.5 रुपये मेरे पास बच रहा था, ठीक है, समझ में आती है। अब प्राइस तो बढ़ गई भाई, 10 से 20 रुपये हो गई, समझ में आती है, कॉस्ट भी बढ़ गई, ठीक है, प्रॉफिट भी बढ़ गया 10 रुपये, लेकिन मेरा टैक्स भी बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया 80%, तो अब मेरे पास 2 रुपये बच रहे, तो मैं क्या करूँगा, प्राइस ज़्यादा हो रही है फिर भी मैं सप्लाई नहीं दूंगा, क्योंकि पहले मेरे पास 2.5 रुपये बच रहे थे, अब तो मेरे पास 2 रुपये बच रहे हैं, तो लेकिन प्राइस बढ़ गई तो मुझे क्या करना चाहिए था, सप्लाई करना चाहिए था ना ज़्यादा, लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, मेरा टैक्स भी तो बढ़ रहा है, तो पहले मैं 2.5 रुपये कमा रहा था, मैं 2 रुपये कमा रहा हूँ, तो क्या होगा, मैं सप्लाई नहीं करूँगा, तो ये भी एक अजम्पशन है। ऐसे ही मॉनेटरी एंड ट्रेड पॉलिसी में भी सेम यही अप्लाई होता है कि अगर आपका बढ़ जाता है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम ज़्यादा हो जाता है या आपकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है, आपके नहीं आता, तो भी मैं क्या करूँगी, सप्लाई, प्राइस बढ़ने पर भी मैं सप्लाई नहीं करूँगी। चलिए इसके बाद देखिए आपका, यस, ये क्या है, ये कुछ एक्सपेंशन है, देखिए क्या होते हैं, जहाँ पर आपका क्या होता है, ये जो सप्लाई कर्व है ये अप्लाई नहीं होगा। देखिए क्या होता है, पहला लेबर सप्लाई दे रखी है, यहाँ पर कुछ दे रखा है, देखिए क्या होता है, वेजेज रेट दे रखी है, पहले 100 मिलती थी, फिर 250 हो गई, 700 हो गई, काम कितना 12 घंटे करता था, फिर 15 घंटे करा, फिर 10 घंटे करा, टोटल इनकम 1200 मिलती थी, फिर 3750, फिर 7000 मिली। अब देखिए इसका जो डायग्राम है ना वो देखिए आप, पहले देखिए, पहले इसकी वेजेज रेट थी, एक मिनट,
देखिए पहले देखिए इसकी वेजेज रेट थी ये, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे कि पहले 100 रुपये मिलता था तो ये इतना काम करता था, लेकिन अगर मान लीजिए इसकी वेजेस मैंने ज़्यादा बढ़ा दी तो पहले क्या हो रहा था, देखिए ये इतना काम कर रहा था इस लेवल तक, ये यहाँ तक, फिर लेकिन क्या हुआ, ये पहले क्या काम कर रहा था, ये इस लेवल तक काम कर रहा था। अब इसकी क्या होगा, वेजेस बढ़ गई, ठीक है, ये बढ़ गई, ये बढ़ गई, तो ये इतना काम कर रहा था तो इससे ज़्यादा कैपेसिटी से काम किया। पहले ये 12 घंटे काम कर रहा था, फिर ये 15 घंटे काम किया। लेकिन अगर मैंने इसकी वेजेस रेट और ज़्यादा बढ़ा दी, ये देखिए मैंने और ज़्यादा बढ़ा दी, तो और ज़्यादा बढ़ा दी तो इसने क्या किया, इसने अपनी लेबर सप्लाई को नहीं बढ़ाया, इसने अपनी लेबर को क्या कर लिया, कम कर लिया। देखिए 10 घंटे, तो इसने क्या किया, कम कर लिया। तो ये क्या होता है, ये एक तरह का है कि अगर मान लीजिए मेरी प्राइस बढ़ रही है, भाई जैसे प्रोड्यूसर सप्लाई देता है एज अ कमोडिटी, तो जो लेबर होती है वो भी क्या करती है, अब वो भी तो क्या करती है, सप्लाई देती है। तो इसमें वही कह रहा है, तो लेबर जो होती है वो भी क्या करती है, एज अ सप्लाई देती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले देखिए आपका ऐसे था, फिर आपकी सप्लाई बढ़ गई, फिर वापस एकदम से सप्लाई कम हो गई। तो ये यही बता रहा है कि अगर आपकी ज़्यादा होती है प्राइस तो भी कभी कभी क्या होता है, आप उतनी सप्लाई नहीं दे पाते हो, तो भी एक तरह का क्या ये एक्सपेंशन है। देखिए अब उसके बाद आता है नीड फॉर कैश। मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है, उसकी बेटी की शादी है, तो अब उसको बहुत अच्छे से रॉयल्स तरीके से अपनी बेटी की शादी करनी है, लेकिन उसको पैसों की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, वो करेगा, देखिए सेलर में सेल एट लोअर प्राइस एंड सप्लाई मोर क्वांटिटी इफ नीड मोर कैश। यस, तो वो क्या करेगा, कम प्राइस पे भी प्राइस जैसे ही कम होगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे ही प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ते क्या करेगा, वो सप्लाई कर देगा। तो वो कम प्राइस पे भी क्या करेगा, क्योंकि उसको नीड अर्जेंट चाहिए, तो वो अपने स्टॉक को जल्दी जल्दी क्या करेगा, कैश में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद सेविंग देखिए, सेविंग में क्या है, इफ ए पर्सन वांट टू फिक्स्ड अमाउंट इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट देन ही विल सेव मोर एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए मान लीजिए पहले कोई बुजुर्ग है, मतलब कोई एजेड पर्सन है, मान लीजिए अब वो रिटायर हो गया, सब कुछ हो गया, अब उसको बस ये है कि शांति से रहूँ थोड़े से दिन, पैसे जितना भी जिंदगी है, तो वो क्या करना चाह रहा है, बस अब ये है कि हाँ मुझे एक सफिशिएंट अमाउंट चाहिए। तो उसने सोचा कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए महीने के, ठीक है। अब 1 लाख रुपए चाहिए, इंटरेस्ट रेट चल रही है 10%, तो मुझे 10 लाख रुपए चाहिए बैंक में जमा कराने के लिए, तभी तो मुझे इंटरेस्ट 1 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ के 20% हो गई तो क्या होगा, मेरे को तो 5 लाख में ही वो चीज़ मिल जाएगी ना। तो लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, तो इसमें यही कह रहा है वो, ही विल सेव मोर एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, सेव लेस एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस, लेकिन अगर मेरे तो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ गई, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ गई तो मेरे को तो मेरी सप्लाई ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए थी ना, क्योंकि मेरी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ रही, मुझे अब ज़्यादा पैसा मिल रहा है। पहले 1 लाख मिल रहा था, अब 2 लाख मिल रहा है। अगर मान लो उसी पे लूँ 10 लाख पे तो 2 लाख मिल रहा है, लेकिन मैंने क्या किया, अपनी सप्लाई को कम कर दिया। पहले मैं 10 लाख जमा कर रहा था, मैं 5 लाख ही कमाऊंगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद भी मैंने मेरी सप्लाई कम कर दिया, तो ये भी वही चीज़ है। उसके बाद आता है देखिए फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। मैंने अभी आपको जो लास्ट वीडियोस में डिमांड का दिया था कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में क्या होगा, शेयर मार्केट वाला दिया था। अगर मान लीजिए कोई शेयर है, उसकी प्राइस आज 100 रुपये, अब वो कल 200 रुपये हो गई या 150 रुपये हो गई या 120 रुपये हो गई, फिर आगे और बढ़ रही है, तो मुझे पता है कि इन फ्यूचर में बढ़ेगी वो। तो देखिए विद स्मॉल प्राइस इन राइज इन प्राइस इफ सेलर एक्सपेक्टेड फ्यूचर राइज इन द फ्यूचर विल बी डिक्रीज द सप्लाई का। अब देखिए इसमें जस्ट उल्टा है, उसमें तो मैंने बोला था कि फ्यूचर में और बढ़ेगी, यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लीजिए मेरे को लगता है कि फ्यूचर में ये कम जाएगी, जैसे कि मान लीजिए पहले 100 रुपये थी, फिर 90 रुपये हो गई, फिर 80 रुपये हो गई, मुझे पता है ये फ्यूचर में और कम जाएगी, तो मैं क्या करूँगा, अभी उसको परचेज कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है ना इन फ्यूचर और कम जाएगी उसकी। तो सेम डिमांड का क्या हो रहा है, वहाँ पर तो ज़्यादा जा रही थी तो मैंने ज़्यादा प्राइस पे क्या किया था, उसको कर लिया था। यहाँ पर उल्टा है, मैं उसको कम प्राइस पे भी क्या करूँगी, सप्लाई दे दूँगी, मतलब कि सेल कर दूँगी या परचेज कर लूँगी, तो जो भी करूँगी तो कम प्राइस पे भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है फ्यूचर में और कम होएगी। भाई जैसे सेम डिमांड में जैसे इसका अपोजिट था, उसमें पता था फ्यूचर में और ज़्यादा हो जाएगी, तो भी बढ़ी हुई प्राइस पे क्या किया था, परचेज कर लिया था। सेम यहाँ पर है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे पता है फ्यूचर में और कम जाएगी, तो फ्यूचर में कम जाएगी तो मैं क्या करूँगी,
अभी कम प्राइस पे भी क्या करूँगी, सेल कर लूँगी या परचेस कर लूँगी, तो अपना पैसा स्पेंड कर लूँगी। देखिए अब आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में वहाँ पर क्या था, इलास्टिसिटी में वहाँ था रेस्पॉन्सनेस का मतलब होता है चेंज इन सप्लाई टू द चेंज इन इट्स प्राइस, यही होगा इलास्टिसिटी रेफर टू द। अब देखिए इलास्टिसिटी करते क्यों है, ताकि हमें पता हो एक्चुअल में कितना चेंज हुआ है, तो ये इसके लिए हम इलास्टिसिटी निकालते हैं। तो देखिए परसेंटेज प्रोपोर्शन निकालते हैं, तो देखिए परफेक्टली इलास्टिक। अब हम पहले डायग्राम देखते हैं, यहाँ वही ये सारी चीज़ें तो आ जाएगी आपका। ये देखिए डायग्राम, फर्स्ट देखिए सबसे पहले ये ना सप्लाई इक्वल टू इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट क्या होगा, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक क्या होगा कि अगर प्राइस में माइनर सा भी चेंज होता है, अगर ये पी हल्का सा भी ऊपर हो जाता है, तो आपकी क्वांटिटी में क्या होगा, सप्लाई में क्या होगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएगा। तो ये क्या होती है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होती है। उसके बाद नीचे देखिए इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो क्या होगा, इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि प्राइस में कितना ही चेंज हो जाए, बढ़ जाए घट जाए, आपकी क्वांटिटी क्या होगी, सप्लाई क्या होगी, सेम रहेगी, वही रहेगी। ज़्यादातर नेसेसिटी की वही होता है कि प्राइस में कितना ही चेंज हो रहा है, मैं तो वो क्या करूँगा, फिर भी खरीदूंगा या सेल करूँगा। तो ये क्या होता है, इक्वल टू जीरो होती है। चलिए ठीक है, अब देखिए इक्वल टू वन। इक्वल टू में देखिए पहले प्राइस क्या था, पी और क्यू था, लेकिन जैसे प्राइस आपका बढ़ गया, P1 हो गया, तो आपकी क्वांटिटी भी क्या हो गई। तो जिस प्रोपोर्शन में प्राइस बढ़ी है, उसी प्रोपोर्शन में आपने क्या किया, सप्लाई बढ़ाई। जैसे मान लीजिए अगर प्राइस 10 रुपये बढ़ी है, तो आपने अपनी सप्लाई भी 10 रुपये से बढ़ा दी, तो सेम चेंज हुआ है, तो इसको बोलेंगे इक्वल टू वन। अब आइए लेस। देखिए प्राइस में तो क्या हो रहा है, प्राइस में ज़्यादा चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए प्राइस पहले 10 रुपये थी, अब वो 15 रुपये हो गई, 20 रुपये हो गई, लेकिन क्वांटिटी पहले 10 रुपये थी, वो 15 रुपये से ही बढ़ी, सप्लाई उतने से ही बढ़ी। तो क्या हो गया, प्राइस के बदले कम चेंज हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं लेस इलास्टिक, यानी कि लेस देन वन। उसके बाद आती है आपकी ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन में क्या होगा, जितना प्राइस में चेंज हो रहा है, उससे ज़्यादा आपकी क्या होगा, क्वांटिटी में चेंज होगा। मान लीजिए प्राइस में 5 रुपये का ही डिफरेंस आ रहा है, वही 5 रुपये बढ़ी, लेकिन जो आपकी सप्लाई है वो क्या होगा, 10 रुपये से बढ़ गई, तो क्या होगा, ज़्यादा चेंजेस हो जाता है। तो ज़्यादा चेंज होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन वन। देखिए ये यही कह रहा है यहाँ पर कि परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा, इक्वल टू इनफाइनाइट होगी, यानी कि प्राइस में हल्का सा भी चेंज होने पे क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा, तो वो क्या होगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो गई। रिलेटिवली स्टैटिक में ये क्या है, मोर इलास्टिक है। मोर इलास्टिक यानी कि ग्रेटर देन वन, तो प्राइस में क्या होगा, जितना चेंज नहीं होगा, आपकी सप्लाई में ज़्यादा चेंज हो जाएगा। यूनिटरी में दोनों में इक्वल होगा। लेस देन में क्या होगा, जितना प्राइस में हो रहा है उससे कम आपकी सप्लाई में चेंज होगा। उसके बाद इन इलास्टिक में क्या होगा, भले प्राइस में कितना ही चेंज हो जाए, आपकी सप्लाई क्या होगी, सेम ही रहेगी। चलिए अब देखिए परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में अपने पढ़ा था, वहाँ पर 3 तरह के मेथड थे आपके, तो यहाँ पर भी वही मेथड है परसेंटेज में। सबसे पहले क्या था, परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला था, वहाँ चेंज इन क्वांटिटी था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये रहा। देखिए चेंज इन सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सेम वही चलेगा। डिमांड की जगह बस अपन को क्या करना है, सप्लाई करना है, वही वही सेम फॉर्मूला है, सब कुछ वही है। पॉइंट मेथड का भी सेम वही फॉर्मूला है, और आर्क इलास्टिसिटी का वो Q1 माइनस Q2 अपॉन P1 प्लस P2, सेम वही फॉर्मूला है। सब कुछ क्या है, सेम टू सेम है, जैसा कि आपके डिमांड में था। उसके बाद आ जाइए, देखिए इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पर अब ये दोनों को मर्ज किया है इसने, डिमांड को और सप्लाई को। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों का जो कर्व है वो एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो उसको बोलते हैं आपकी इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखिए इस डायग्राम में ये देखिए, देखिए आपका ये जो है नेगेटिव स्लोप, तो आपका डिमांड कर्व है, मैं बताती हूँ आपको।
देखिए, तो ये क्या है आपका, ये वाला डिमांड कर्व है आपका, ठीक है। उसके बाद ये वाला आपका सप्लाई कर्व है। तो ये क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काट रहे हैं, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वो क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। देखिए पढ़िए, द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई एक्सप्लेन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यस यही हो रहा है, ये लेफ्ट टू राइट हो रहा है। वाइल सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यस। पॉइंट ई क्या बताता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो ई पॉइंट है ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम बताता है। ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अदर थिंग रिमेन इक्वल, यस ये माना है कि सारी चीज़ें जो क्या होगी, अदर थिंग कांस्टेंट होगी, इक्वल होगी। द इक्विलिब्रियम प्राइस ओ पी एंड द क्वांटिटी बोट एंड सोल्ड एट द लेवल ऑफ ओ क्यू यूनिट्स, यस यही हो रहा है। देखिए अब इसको एक चीज़ मैं और बताती हूँ आपको, यस ये देखिए, ये वही सेम पॉइंट है कि प्राइस क्या है 10 रुपये, तो वही दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। अब ये जो प्राइस यहाँ सेट की गई है, यही जब हम मार्केट पढ़ेंगे, मार्केट में हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, तो वहाँ क्या होता है, ये देखिए यही लाइन डॉटेड होके क्या आ रही है, आगे जा रही है। ये देखिए डॉट होके आगे जा रही है, तो ये क्या होता है, इंडस्ट्री इसी प्राइस को क्या करते हैं, टेक करते हैं। तो वो क्या करते हैं, इसी प्राइस को ले रहे हैं, जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों क्या करें, एक दूसरे को कट करे, जो प्राइस सेट हुई है उसी को क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, परफेक्टली कंपटीशन में AR बराबर MR बराबर प्राइस होता है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है। तो देखिए यही डॉटेड होगी, यही प्राइस क्या है, आगे जा रही है। तो अगर यहाँ पर प्राइस 10 रुपये, तो वो भी क्या कर रहे हैं, प्राइस को 10 रुपये ही रख रहे हैं इंडस्ट्री में जो उनकी प्राइस है। तो ये क्या होता है, तो इस तरह क्या होता है, ये डिमांड और सप्लाई जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हुए इक्विलिब्रियम होता है, यही इक्विलिब्रियम प्राइस आगे जाके क्या होती है, इंडस्ट्री टैग करती है। तो ये क्या करते हैं, उसी प्राइस पे क्या करते हैं, अपने जो प्राइस का डिटर्मिनेशन है उसी प्राइस पे करते हैं, जो प्राइस क्या होती है, डिमांड और सप्लाई की सेट होके होती है। तो इस तरह हमारा आज पूरा सप्लाई हुआ, हमने सब कुछ पढ़ा, सारी चीज़ें पढ़ी है। तो ऐसे अजम्पशन से इसके कहाँ अप्लाई होता है, इसकी जो मेथड्स थे कि परसेंटेज मेथड है, पॉइंट रेट लिस्ट, ये आर्क मेथड है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। इसका सप्लाई का पढ़ा हमने कि किस तरह वो पीछे वापस ज़्यादा अगर उसको प्राइस देते रहते तो क्या होता है, एक टाइम पे अपनी सप्लाई नहीं देता है इतनी जितनी उसको प्राइस मिल रही है, प्राइस होने पर भी अब सप्लाई नहीं दे पाता। तो इस तरह हमने सारी चीज़ें पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।